हमारा विवाह संस्कार होता है, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने शैशव काल के जो अपने जो शिक्षा का काल है, शिक्षा काल संपन्न करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए जो संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। तो सबसे शुभ और मांगलिक कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह संस्कार होता है, और उस विवाह संस्कार को मांगलिक रूप में हम जानते हैं। तो जहां विवाह संस्कार में अड़चन आती है या विवाह के किसी व्यक्ति के विवाह करने में अड़चन आती है, उस अड़चन को हम मांगलिक दोष के नाम से जानते हैं। अब वो अड़चन क्या है कि एक व्यक्ति की जन्म पत्री के हिसाब से ज्योतिष के अनुसार हम जन्म पत्री के अनुसार देखते हैं कि किसी व्यक्ति का विवाह संस्कार हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है, और लगन हमारा शरीर है, हमारा अपना भाव है। तो एक व्यक्ति का अपना भाव से सप्तम भाव उसकी पत्नी के लिए, कोई अगर वे लड़का है तो उसके लिए उसकी पत्नी का, और कोई लड़की है तो उसके लिए वधु है तो उसके लिए उसके पति का घर होता है सप्तम भाव। तो उस सप्तम भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, कौन कौन ग्रह वहां पे स्थित है, उसके आधार पे हम विवाह के जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब किसी व्यक्ति का विवाह में कहां कहां पे अटकन आ सकती है, उसके लिए हमें एक ये देखना पड़ता है कि लोग क्या करते हैं, ग्रह मिलान करते हैं। ग्रह मिलान करें, 36 गुण में से अगर तुम्हारे 18 गुण से ऊपर मिल रहे हैं तो व्यक्ति कहता है कि वो बढ़िया सा शादी होगी, और उसके बाद देख लेता कि वे मंगल के किसी के घर में पहले में, पांच सातवें, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें घर में यदि मंगल की स्थिति होती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो कहता है कि भाई ये मांगलिक दोष हो गया। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दे, थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक ये जन्म पत्री हम बना लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री मान के चले हम इसको। तो ये हमारा है लगन, ठीक है ना। ये है हमारा सप्तम भाव। तो यदि जो आपको ये समझ में आता है कि यदि मंगल हमारा 12वें भाव में हो, लगन में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो, सप्तम में मंगल हो और अष्टम में मंगल हो, ठीक है ना। ये हमारा हो गया अष्टम भाव, ये हो गया हमारा द्वादश भाव। बाकियों को मैं अंकों से लिख देता हूं। लगन, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जन्म पत्री के अंदर हमारा लगन होता है सबसे ऊपर। लगन के बाद चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन भावों में यदि मंगल बैठता है तो जो हमारे मंदिरों में वो बैठे हुए हैं हमारे पुरोहित के लोग, और कुछ ही जो दुकान खोल के, एस्ट्रोलॉजर की दुकान खोल के बैठे हैं, वो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष मंगल दोष हो गया सिर्फ लगन कुंडली में। ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं कि ये मांगलिक दोष आया कहां से। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन, यदि लगन में मंगल बैठता है, पहले हम उसी के आधार पर स्पष्ट करेंगे कि सामने वाले लोग किस प्रकार से इसको बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि यदि मंगल लगन में बैठता है तो लगन में बैठ के व्यक्ति को, क्योंकि लगन होता है एक व्यक्ति का स्वभाव, एक व्यक्ति की प्रकृति, एक व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है उसकी सोच। तो मंगल जो है हमारा साहसी ग्रह है, यंग ग्रह है, एनर्जी वाला ग्रह है, और इसके साथ साथ ये है हठी होता है व्यक्ति, हठी होता है, खर्चीला होता है, डरता नहीं है किसी से। तो मंगल की अपनी एक बहुत क्वालिटी है, सुदृढ़ ग्रह है, अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, मंगल अगर किसी के लगन में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्राउडी होता है, हठी होता है,
अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं। और जब यंग ब्लड होता तो आदमी सोचता कि भाई मेरे से भी बढ़िया व्यक्ति मिलना चाहिए, और अच्छा व्यक्ति मेरे को प्राप्त हो या मैं उसको चुनूं। तो इस चुनाव के अंदर व्यक्ति जो है अपनी जो विवाह की जो समय है उस समय को व्यतीत करता चला जाता। तो मंगल का प्रभाव हमारा 28 वर्ष तक अधिकतम रहता, क्योंकि ये यंग ग्रह है। तो 28 वर्ष तक व्यक्ति का जो यंग जो अग्नि प्रज्वलित होती है खून में, कहते हैं ना ये यंग ब्लड है, खून में अग्नि है। तो व्यक्ति अपनी अग्नि के आधार पर सामने वाले को रिजेक्ट करता चला जाता है। तो उससे से क्या होता है, विवाह में देरी होती है। तो जहां मांगलिक कार्य हमारा 20-21 साल में 22 साल में होना था, वो मांगलिक कार्य हमारा जाके 27 साल में 28 साल में होता है। या यदि जल्दी हो जाता है तो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। तो व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति का जो अपना आत्मिक वो है, वो अपने आगे किसी दूसरे को कुछ वैल्यू नहीं देगा। तो ऐसे में कहाँ तारतम्यता बनेगी। हम कहते हैं ना कि जो विवाह है वो दो चक्कों पे चलने वाला वो है। कोई एक चक्कर ऊपर या कोई एक नीचे होगा तो वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर विकृति आ जाएगी। तो इसीलिए दोनों लोगों का पलड़ा भारी एक जैसा होना चाहिए, समान होगा तो आराम से चलेगा। तो यदि एक व्यक्ति दूसरे को कुछ नहीं समझेगा तो भाई वो विवाह का जो ये आपसी संबंध है वो कैसे अच्छा जा सकता है। तो इस वजह से ये जो है उनको वहां पे प्रोग्राम में अड़चन आती है। तो इस अड़चन की वजह से जो है आदमी ये सोचता कि भाई ये तो गड़बड़ है ना। तो इस आधार पे हम जो है इसका इवेल्युएशन करते हैं। दूसरा आता है हमारा चतुर्थ घर। तो चतुर्थ घर क्या होता है, तो चतुर्थ घर से हम ये समझ सकते हैं, आप ये समझिए कि हमारा चतुर्थ घर, जो हमारा चतुर्थ घर है वो होता है हमारे सुख का, हमारे मकान का, गाड़ी घोड़ा, मकान का, गाड़ी घोड़े का, माता का और सुख का। तो यदि किसी व्यक्ति की विवाह होता है तो सामने वाला पक्ष यही चाहता है कि सामने वाले का मकान हो, सारी सुख सुविधाएं हो, गाड़ी घोड़ा हो और मकान में रह के आनंद आए। तो चतुर्थ भाव में यदि कोई पाप ग्रह या मंगल की स्थिति हो जाती है तो चतुर्थ भाव में मंगल खराब प्रभाव देता है। तो जमीन जायदाद उसके पास, व्यक्ति के पास नहीं होती है, व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, होते माँ हो सकता है माँ बाप की हो, अपनी प्रॉपर्टी का अभाव रहता है उसको। और घर में कलेश रहने की संभावना रहती है। चतुर्थ भाव जो है सुख का कारक होता है, तो सुख में कमी दिखाता है। तो इस वजह से चतुर्थ भाव भी जो हमारा वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन में यदि सुख की कमी होगी, व्यक्ति को पास जो है गाड़ी घोड़े की कमी होगी, तो वो बसों में धक्के खाता हुआ जाएगा, कहीं जाना होगा। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति चिड़चिड़ा होने की संभावना रह सकती है कि भाई वे अभाव में जी रहा है। तो जब व्यक्ति अभाव में जीता तो वहां पर भी कुछ कुछ कलेश रह सकता है ना घर में। तो इस वजह से चतुर्थ भाव भी पाप ग्रह अगर मंगल बैठा हो तो वहां पे विवाह में देरी करता है। फिर आ जाता है हमारा सप्तम भाव। सप्तम भाव होता ही हमारा पत्नी का। यदि सप्तम भाव में हो गया तो सप्तम भाव में मंगल बैठने से आपसी जो सौहार्द होता है, आपसी मेल मिलाप जो होता है, आपसी प्रेम होता है, उस प्रेम में कमी आती है। क्योंकि मंगल सप्तम भाव में, मंगल का सप्तम भाव जो है कि अगर मेष राशि होती है तो उसका सप्तम शुक्र का राशि होती है। तो शुक्र और मंगल की आपस में बनती नहीं है, आपस में ये शत्रुता होती है। तो शत्रुता होने की वजह से सप्तम भाव को मंगल खराब ही करेगा। तो यदि मंगल सप्तम भाव में बैठता तो व्यक्ति की एक से ज्यादा शादी होने की संभावना रहती है। फिर आ जाता है हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है हमारा आयु का। तो यदि आयु ही नहीं रहेगी किसी व्यक्ति की तो वैवाहिक जीवन स्वच्छ और स्वस्थ कैसे रह सकता है, लंबा जीवन कैसे जिएंगे वही विवाह का, यदि वो व्यक्ति की आयु की ही कमी है। तो इसलिए अष्टम भाव में यदि मंगल बैठता है तो व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, क्योंकि अष्टम भाव से हम आयु का हानि भी देखते हैं। आयु किस प्रकार से क्षीण हो सकती है। तो मंगल क्या है हमारा, विस्फोटक ग्रह। तो व्यक्ति के एक्सीडेंट होने से, ऊपर से गिरने से,
पत्थर लगने से या चोट लगने से व्यक्ति की हानि की संभावना रहती है। तो यदि मंगल अष्टम भाव में बैठता है तो वो मंगल की खराब स्थिति में होता है, क्योंकि अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठते हैं तो वो हमारी आयु की हानि करे। अब आ जाते हैं 12वें भाव पे। तो 12वां भाव हमारा किस चीज का है? खर्चे का, पैसा, है ना। यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और वो खर्चे के लिए पैसा नहीं देता तो आपसी कलेश बढ़ जाएंगे। भैया एक व्यक्ति को खाने के लिए, या आप ये समझो कि अगर हमारे को आज की डेट में, आज के समय में अगर हमारे पास गाड़ी है, घर है, ठीक है ना, तो घर है तो बिजली का खर्चा होगा 2-3 हजार रुपए बिजली का खर्चा, गाड़ी है तो 2-3 हजार रुपये गाड़ी का खर्चा, आने में किसी का ज्यादा दूर है तो 7-8 हजार रुपये खर्चा हो जाता है। तो भाई अगर वो खर्चा किसी, कोई व्यक्ति कमाई 20 हजार रुपये, तो 20 हजार में उसके बच्चों का भी खर्चा चलना, उसके घर का खाने पीने का भी चलना, गाड़ी का भी देगा, बिजली का भी देगा, पानी का भी देगा। तो जब खर्चा ज्यादा हो और इनकम हो ना, तो यदि 12वां भाव खराब है तो व्यक्ति का खर्चा ज्यादा होता है, व्यसन में खर्चा होता है। हो सकता है व्यक्ति को खाने पीने की आदत हो, पीने की, तो पीने की आदत होगी, और किसी चीज की आदत होगी, कोई गलत आदत होगी, तो उसके अंदर पैसा व्यय होता जाएगा। तो उसमें अगर पैसा व्यय कर देगा तो घर के खर्चों में पैसा कैसे व्यय करेगा? तो इसलिए 12वां भाव किसी का अगर खराब होता है तब भी घर में विवाद होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इन भावों में यदि पाप ग्रह मंगल आदि होते हैं तो व्यक्ति के विवाह के अंदर परेशानी आने की संभावना होती है। अब हम ये विचार करते हैं मंगल का, ठीक है ना। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे पड़ती है। तो यदि लगन मंगल मंगल लगन में बैठा है तो चतुर्थ भाव को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा, अष्टम भाव को भी देखेगा। और मंगल जो होता है क्रूर दृष्टि होती है। क्रूर का मतलब, अब ये मंगल चौथी, मंगल की स्पेशल दृष्टि होती है चौथी रात में। तो चौथा होता है हमारा घर। अब मंगल जो है हमारा सेनापति का कारक है, रक्षा का। तो मंगल का काम होता है रक्षा करना, तो घर की रक्षा करता है। जैसे देश की रक्षा करने वाला सैनिक होता है, तो देश हमारा घर है, घर की रक्षा करने वाला सैनिक। और अष्टम भाव आयु की रक्षा करने वाला, यदि हमारे देश पे कोई आक्रमण करेगा तो गोली लगेगी तो हम भी तो मर जाएंगे ना। तो हमारी रक्षा करना और उसकी रक्षा करने का जो जिम्मा है सेना पे, पुलिस पे, तो वो मंगल का कार्य है। तो इसलिए मंगल को दो एक्स्ट्रा दृष्टि मिली है, सप्तम दृष्टि हर एक की होती है, पत्नी की। तो मंगल जो है चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि आती है। तो अब आपने देखा होगा कि अगर पुलिस को लॉ एंड और ऑर्डर को संभालना है तो वो क्या करता है? बल का प्रयोग करता है। तो जहां बल का प्रयोग होगा वहां विवाद होता है। तो इसलिए मंगल यदि चतुर्थ भाव में दृष्टि डालता है, अष्टम भाव पे दृष्टि डालता है, तो बल का प्रयोग करेगा, तो आपको रहने में सुख पूर्वक रहने में परेशानी आएगी। तो इसलिए मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि वो खराब हुई। तो इस प्रकार से उसने अपने लगन में बैठ के भी 3 घर और को देखते हुए अपने वो घर खराब कर दिए। चतुर्थ भाव में स्वामित्व है, क्योंकि वहां पर वो दिग्बली होता है, उसकी अपनी दिशा है, तो वहां पे मंगल अच्छा फल देगा। मकर राशि में वैसे भी उच्च का होता है मंगल, इस वजह से भी दशम भाव में वो अच्छा फल देता है। तो इसीलिए दशम भाव तो उसका कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में बैठ के सप्तम भाव में दिक्कत करेगा। तो इस वजह से मंगल की चतुर्थ भाव की भी बैठने की जो है क्षमता में, उसमें अब देखो चतुर्थ भाव में यदि मंगल बैठता है तो क्या करा उसने नुकसान? केवल सप्तम भाव का करा, बाकी भावों का नहीं करा, है ना। चतुर्थ और सप्तम, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठता है तो एक तो दशम को देखेगा, एक लगन को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा। द्वितीय भाव मतलब आपका कुटुंब, तो कुटुंब में वाद विवाद, लगन में आपको परेशान करेगा, और सप्तम भाव में तो बैठा ही है, वहां परेशान करना ही करना। तो इस प्रकार से अगर मंगल की दृष्टि भी आप सारे में विचार करोगे तो मंगल की दृष्टि भी खराब है, और मंगल एग्रेसिव ग्रह है।
तो मंगल के एग्रेसिव होने की वजह से, अब आपको एक चीज मैं और बताता हूं कि जैसे हमारा शनि, शनि क्या है, शनि ग्रह भी खराब ही माना जाता है ना, अपनी जन्म पत्री के हिसाब से खराब माना जाए। खराब क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर किसी को, अब जैसे कोई चोर है, चोर को अगर जो न्याय करने वाला है अगर जेल में डालेगा तो उसके लिए तो वो खराब है ना। तो इसीलिए जो हमने कर्म करे हैं अपने पिछले जीवनों में, उन जीवन का फल देने वाला शनि, और जो अच्छे फल देता तो व्यक्ति खुश रहता, लेकिन जब कष्ट देता तो कष्ट हर एक को याद रहता, कष्ट सहा नहीं जाता। इस वजह से व्यक्ति जो है अपने कष्ट को निवारण के लिए कोई दूसरा उपाय उपाय करता है। तो शनि जो कष्ट देने वाला, और शनि हमारा आध्यात्मिक ग्रह भी है, तो यदि शनि इन ग्रहों में बैठता है तो व्यक्ति को तड़पन तो होती है, लेकिन वो तड़पन बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि शनि जो है एग्रेसिव नहीं है, शांत ग्रह है, वो न्याय करने वाला है, इसलिए कष्ट देता। मंगल एग्रेसिव ग्रह है, मारपीट भी कर सकता है। तो मंगल के इन भावों में बैठने से मारपीट होती है, हल्ला मचाते, तेज तेज आवाजों में आपस में अगर लड़ाई कोई करेगा तो अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा, अड़ोसी पड़ोसी उसको फिर और आगे करता है कि इनके आपस में झगड़ा हो रहा। और कभी कभी ज्यादा एग्रेसिवनेस में अगर दशांतर दशा भी एग्रेसिव ग्रह की चल रही हो तो मारपीट भी हो जाती है, कोई एक दूसरे को मार भी देता, तो मार देता तो भैया कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो मंगल का जो प्रभाव है वो समाज को दिखाई देता है, इस वजह से मंगलिक दोष में मंगल का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। ठीक है ना। वैसे तो और भी ग्रह खराब करते हैं, सूर्य भी खराब करता है, शनि भी खराब करता है, राहु केतु भी खराब करते हैं। तो जो पाप ग्रह है, तो इसलिए मांगलिक दोष का जो शाब्दिक अर्थ और जो उसका सार गर्भित अर्थ है कि ये जो पाप ग्रहों का यदि प्रथम भाव पे, चतुर्थ भाव पे, सप्तम भाव पे, अष्टम भाव पे, द्वादश भाव पर प्रभाव हो, यदि इन भावों पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर परेशानियों का संचार होता। तो इस संचार को देखते हुए जो मांगलिक कार्य है, वो मांगलिक हमारा कार्य है विवाह, उस विवाह का संपूर्ण जीवन स्वच्छ तरीके से, स्वस्थ तरीके से चलने में ये अड़चन डालते हैं। कभी कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी अलगाव हो जाता है, कभी कभी घर में ही एक दूसरे मन मुटाव हो जाता है, कोई अपने घर में अलग अलग जगह सो रहे होते हैं, और कभी झगड़ा हो जाता है, झगड़ा कर लोगों को पता चलता है। तो मंगल झगड़ा करता है, लोगों को पता चलता है। शनि अलगाव पैदा करता है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। राहु और जो सूर्य है वो पृथकता के कारक है, वो पृथक कर देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव इन भावों पर होता है, जो हमारे वैवाहिक जीवन को कलेश पूर्ण करते हैं। इसलिए जो वैवाहिक जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब विवाह होता है तो आपस में जन्म पत्री का जब मिलान करते हैं, उस मिलान में यदि ज्योतिषी प्रबुद्ध है, वो अच्छा जानकार है, तो वो इन सब चीजों को पिन आउट करता है, और उसके बाद उसको, अगर 26 गुण भी मिल रहे होते तो हमने कभी कभी ऐसे भी हुआ कि 26-28 गुण वालों को भी मना कर दिया कि भैया शादी मत करो। और कभी कभी हमने 15 गुण वालों को भी शादी कराई है, 13.5 गुण वालों को भी शादी कराई है। आप 12-12, 15-15 साल हो गए, अभी तक उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि गुण मिलान अच्छी चीज है। गुण मिलान से क्या होता है, एक दूसरे के स्वभाव का, एक दूसरे के कारकत्व का, एक दूसरे के प्रतिष्ठा का आपस में मिलान होता है। और 36 के 36 गुण किसी के मिलते नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो वो जीवन में जो छोटे मोटे नोक झोंक रहती है वो तो रहती है, लेकिन अगर हम जन्म पत्री का विचार करें ढंग से तो इन भावों का भी हमने विचार करना है। इसके अलावा हम दो चीजों का और विचार करते हैं। एक तो व्यक्ति की खर्चे करने की क्षमता, यदि आपस में किसी का विवाह कराया जाता है तो कम से कम खर्चा करने की क्षमता भी तो देखेगा ना आदमी। भाई विवाह के बाद क्या भी व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है, उस चीज वो कमा सकने के लायक है या नहीं, तो उसकी कमाई का साधन, मतलब उसका कर्म देखा जाता है किस कर्म क्षेत्र का होता है, और वो उसके क्या आगे वो है कि वो बढ़ोतरी के ऊपर है या बढ़ोतरी के ऊपर नहीं है। दूसरा हम देखते हैं संतान पक्ष, क्योंकि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संतान प्राप्ति। तो विवाह के बाद जो है अगर हमारा आगे वंश न चले, वंश चलना तो अलग बात है। एक होता है कि
हर व्यक्ति के ऊपर ऋण होते हैं। तो जो पितृ ऋण होता है वो संतान प्राप्ति के बाद ही वो मुक्त होता है व्यक्ति। एक गुरु ऋण होता है जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं दूसरों को शिक्षा को देना, ठीक है ना? तो वो हमारा गुरु ऋण को मुक्त करता है। तो पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, भूत ऋण होता है, कई सारे ऋण, जो 5 ऋण होते हैं, उन ऋण को ऋण होने के लिए पुत्र प्राप्ति की उद्देश्य से विवाह का संपन्नता होती है। हमारे पहले जन्मों में जो मतलब हमारे पूर्वज जो थे, वो बहुत आध्यात्मिक रूप से ये सारी चीजें करते थे। और आपको ये भी बता दें, जो संस्कार हैं हमारे 3 संस्कार तो बच्चा होने से पहले हो जाते हैं। तो मतलब जो हम गर्भाधान संस्कार करते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ हमारा संयुति होती है, उस संयुति के लिए भी पहले हम वो करते थे, क्या कहते हैं उसको, मुहूर्त का निकालते थे, जिसको हम कहते हैं गर्भाधान मुहूर्त। उसके बाद गर्भाधान होने के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता था कि जो हमारी संतति हो वो पुष्ट हो। जरूरी नहीं है कि संतान पुत्र संतान हो। पुण्य संतति इसलिए कहते थे कि पुण्य का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ और सुंदर संतान हो, उसके लिए उसके वो संस्कार किया जाता था। और उसके बाद फिर सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था, क्योंकि जब उस टाइम पे जब व्यक्ति को छटपटाहट होती है, अंदर जो जीव जो उत्पन्न होता है उसको अंदर कुछ खाने की इच्छा होती है, दूसरी इच्छा होती है, तो उस इच्छा से व्यक्ति की इरिटेशन बढ़ती है। तो उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए कि भाई हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले कष्ट को भोग रहे हो, उसके साथ साथ हम सब है। तो ये सारी चीजें हमारे संस्कारों में निहित थी, और उसी के आधार पर बड़ी सोच समझ के हमारी विवाह की कुंडली मिलान की जाती थी। आज की डेट में जो है कि भाई थोड़ा खाना पूर्ति से करते हैं। तो यदि आप अच्छे से करोगे तो आपका विवाह जिससे भी होगा उसके हिसाब से आप जो है गमन अच्छे से कर पाओगे। मेरे ख्याल से मैंने आज की डेट में ये आपको छोटा मोटा बता दिया है। अब इसका अगला जो वो होगा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे पास 4-5 मिनट का समय है। तो आप प्रश्न कोई भी पूछेंगे तो उसका हम उत्तर देने में खुशी प्राप्त होगी हमारे को। अमित जी, किसी का अगर प्रश्न हो तो बताइएगा। हाँ जी अमित जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन मेरे को ये
दो प्रश्न आए हमारे पास। एक सरिता गुप्ता जी का आया है, जो ये कह रहे हैं कि इसका हम उपाय क्या करें, मांगलिक दोष अगर है तो उसके लिए अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा। अभी पहले हम पूरा मांगलिक दोष के बारे में समझते हैं। अगली हमारी क्लासों में, हमने कहा ना 3-4 क्लासें हम इसके ऊपर करेंगे, तो लास्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम उसका मांगलिक दोष का परिहार और उसके उपाय के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। वो आधे घंटे का सेशन हमारा पूरा उसी के ऊपर होगा, उसी पर आधारित होगा। एक और प्रश्न आया है किसी आचार्य जी का कि यदि मेरी जन्म पत्री नहीं है तो उस जन्म पत्री का हम किस प्रकार से बनाने के लिए मतलब वो हमको कैसे पता चलेगा। तो उसका मित्र एक उपाय है कि एक तो होती है कि हम जन्म पत्री को इवेल्युएशन करके बनाते हैं। जैसे आपका उम्र है, जो उम्र आपकी है उस उम्र के आधार पे महीना आपको यदि पता है, या कभी किसी को ये पता रहता भाई मेरा जो है बुधवार को जन्म हुआ था और मैं जो है अभी इतने साल का हूँ, तो उसका ईयर पता चल गया हमारे को, वो पता चल गया। फिर हम उसका मंथ वगैरह देखते हैं कि भाई मंथ किस हिसाब से है, तो इसको कहते हैं हम, इस प्रकार की कुंडली हमारी नष्ट जातक के नाम से जानी जाती है। तो उसके बारे में भी कभी आगे कभी चर्चा चलेगी, तो उसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम बना देंगे। एक इसका एक और विकल्प है कि जो आपका प्रश्न है, आपकी जो जिज्ञासा हो, कभी किसी ज्योतिषी से आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रश्न है, तो उस समय पे हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं और उस प्रश्न कुंडली से उसके बारे में सारी चीजों का हम विचार करते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो गोचर है, हमारे गोचर का मतलब जितने भी चांद तारे और जो हमारे ग्रह हैं वो हमेशा हमारे चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। तो उनकी जो हमारे ऊपर एस्पेक्ट पड़ती है, उस एक्सपेक्ट के आधार पे ही एक व्यक्ति जब परेशान होता है, परेशान होने के बाद जरूरी नहीं कि सारे व्यक्ति परेशान होकर ज्योतिषी के पास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है परेशान होने के बाद ज्योतिष को कॉल करते हैं कि भैया मैं इस वजह से परेशान हूँ। तो उस समय का जो प्रश्न होता है, क्यों आपका नेचुरल प्रश्न है, ठीक है ना, तो जब नेचुरल व्यक्ति परेशान हो, उसका नेचुरल प्रश्न होता है, तो वो ग्रह अपने आप उसको ज्योतिषी के पास भेजते हैं। तो और उस समय की जो जन्म पत्री बनती है, जिसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं, वो आपको बिल्कुल सटीक उसका उत्तर प्रदान करती है। तो इसलिए मित्र ये अलग विषय है हमारा, अभी तो खैर इस विषय चल रहा है। तो जब भी कभी भविष्य में हो सकता है मेरे द्वारा, या हो सकता है कि अमित जी किसी और दूसरे ये ज्योतिषी के द्वारा इस प्रकार की कोई कोर्स से जो बनाएंगे, तो उसमें उस चीज की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद जी आपका। और कोई प्रश्न हो तो अमित जी। मेरी आवाज आ रही है ना अमित जी, क्लियर? ठीक ठीक, अब आपकी भी आ गई, आपकी भी आ गई। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी, प्रणाम सर।